नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात कर रहे हैं अपने आसपास की जो भी वस्तुएं हैं वो कितना स्थान घेरती है, कितना जगह लेती है, इसके बारे में आज हम लोग मिलजुल कर चर्चा करेंगे। पूर्व की कक्षा में हम लोग बात किए हैं किसी भी 2D आकृति, द्विविमीय आकृति जो भी था, जैसे आपने देखा बहुत सारे बहुभुज, त्रिभुज, चतुर्भुज, वो जिस क्षेत्र को घेर रहा है उसका क्या रिजल्ट है, क्या फल है, अर्थात क्षेत्रफल, एवं घेरे गए जो उसके द्वारा क्षेत्र हैं उसके बाहरी माप अर्थात परिमाप की बात हम लोग किए हैं। पूर्व से हम लोग परिमाप और क्षेत्रफल से परिचित हैं। तो आइए आज हम शुरू करते हैं। हमारे आसपास बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, वह कितना जगह घेरती हैं। क्षेत्र के जगह पर इस बार हम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि कितना जगह घेर रही हैं। तो आइए हम कुछ कुछ उदाहरण आपके सामने रखते हैं। जैसे ये दो वस्तुएं हैं, जरा इसका ध्यानपूर्वक अवलोकन कीजिए और बताइए कि इन दोनों में कौन सा ऐसा वस्तु है जो ज़्यादा जगह घेर रहा है। आप आसानी से देख पाएंगे। जगह घेरने का क्या अर्थ है, क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? जगह घेरने का अर्थ क्या हम बता रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? ये जिस जगह पर है, इसके नीचे नीचे जहाँ हमारी उंगलियाँ चल रही है, क्या सिर्फ हम इस जगह की बात कर रहे हैं या जगह का अर्थ आप और कुछ समझते हैं? बिल्कुल आपस में आप चर्चा करें और ये सोचें कि इन दोनों में कौन ज़्यादा जगह घेर रहा है। आशा है आप निष्कर्ष पर पहुँचे होंगे और आपने ये तय किया होगा कि ये जो बड़ी वस्तु है अपेक्षाकृत छोटी वस्तु से यह अधिक जगह घेर रही है। चलिए ऐसे हम दो चार उदाहरण और देखते हैं। यदि हम बात करें, आइए ये दो वस्तु और है हमारा। अब जरा विचार कीजिए कि इन दोनों में कौन ज़्यादा जगह घेरेगा। क्या आप स्पष्ट हो पा रहे हैं? यदि आप देखेंगे ध्यानपूर्वक, यदि हम इसकी बात करें और ये जिस क्षेत्र पर रखा हुआ है यहाँ कितना जगह घेरता है, यदि इसे हम मार्किंग करें और पुनः इसे रखकर घेरे गए क्षेत्र को मार्किंग करें तो आप देखेंगे कि दोनों बराबर जगह पर ही अट जा रहा है। दोनों बराबर जगह ही घेर रहा है क्षेत्र के मामले में। लेकिन यदि हम बात करें कि इसके द्वारा घेरे गए पूरे जगह की, तो इस स्थिति में आप क्या कहेंगे कि ये छोटा है तो ये कम जगह घेरेगा और ये चूंकि बहुत बड़ा है तो ये और भी जगह घेर रहा है। तो एक बात तो निश्चित है कि छोटी वस्तुएं कम जगह घेरती है एवं बड़ी वस्तुएं अधिक जगह घेरती हैं। और जगह घेरने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वह कितने पर, किस समतल क्षेत्र पर रखा जा रहा है, बल्कि उसमें और भी कई चीज़ें सम्मिलित हैं। जगह घेरने में क्या क्या सम्मिलित हैं ये हम लोग ज्ञात करेंगे बात करके। जैसे और भी हमारे पास बहुत सारी वस्तुएं हैं। किन्हीं भी दो वस्तु को लेकर तुलना करना है कि ये कौन सी वस्तु ज़्यादा जगह घेर रही है। आप ज़रा ध्यान दीजिए इन दो वस्तुओं पर। बताइए कि इन दोनों में कौन सी वस्तु ज़्यादा जगह घेर रही है। यदि आप देखेंगे तो इस वस्तु के द्वारा यदि हम इसे एक मार्किंग करें इस प्रकार से, आप ऐसी कोई दो वस्तु ले लें, पेंसिल से या पेन से इस प्रकार घेरें कि ये कितना बड़ा जगह घेरा, और उसी के जगह पर अगर इसे आप देखेंगे तो इस क्षेत्र पर ये बहुत कम जगह में आ जा रहा है। नीचे का क्षेत्र ये बहुत कम ले रहा है। लेकिन यदि हम लोग बात करें कि पूरे जगह कितना घेर रहा है तो ये देखिए, जबकि इसका जगह कितना अधिक है। आप क्या तुलना कर पा रहे हैं कि कौन ज़्यादा जगह घेर रहा है? और जगह घेरने का मेरा मतलब ये नहीं है कि इस क्षेत्र पर वो कितने जगह पर पसरा हुआ है, फैला हुआ है। सिर्फ इससे मतलब नहीं है। मतलब इससे भी है कि इस क्षेत्र के अलावे और कहाँ कहाँ उसका फैलाव है और कहाँ कहाँ वह जगह घेर रहा है।
तो हमारे कहने का अर्थ ये है बच्चों कि जब हम बात करते हैं जगह घेरने की, तो हम बात सिर्फ इसकी और इसकी नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये जो ऊंचाई में घेरे हुए है इसकी भी बात कर रहे हैं। अर्थात किसी वस्तु द्वारा घेरे गए जगह में सिर्फ इसका क्षेत्र का ही हिस्सा शामिल नहीं है, बल्कि ये जिस ऊंचाई तक है उसे भी हम शामिल कर रहे हैं। ऐसी और भी वस्तुएं आप देख सकते हैं। ये एक वस्तु है, इसके द्वारा घेरे गए जगह की यदि हम बात करें तो ये टिका हुआ है तो मात्र इतने पर, लेकिन सिर्फ उतनी ही की बात नहीं है। ये देखिए इस प्रकार से और भी जगह घेरा है, इतना ऊंचाई तक जगह घेरा है। तो हम बात करते हैं कि इसके द्वारा कुल घेरा गया जगह वो नीचे के क्षेत्र में हो, साथ ही साथ ऊंचाई तक जितना घेरा गया है। और इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्षेत्र घेरने में, जगह घेरने में क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई तो है ही, साथ ही साथ ऊंचाई पर भी निर्भर करता है। यदि हम बात करें किसी के क्षेत्र घेरने की तो क्षेत्र तो ये घेर रहा है, लेकिन हम बात यदि करें जगह घेरने की तो क्षेत्र के साथ साथ वो किस ऊंचाई तक है इसकी भी हम बात करते हैं। और जब हम लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही बीमा में, त्रिविमीय में बात करते हैं, तो फिर हम लोग बात करते हैं एक नया टर्म आयतन की। उसे हम लोग और भी अच्छे से समझेंगे। फिलहाल अब आप जरूर तुलना कर पाएंगे कि कौन ज़्यादा जगह घेर रहा है। आप खुद से निर्णय लें कि इन दोनों में कौन ज़्यादा जगह घेरा, इन दोनों में कौन ज़्यादा जगह घेर रहा है, या इन दोनों में कौन ज़्यादा जगह घेर रहा है। और इसके एक अभ्यास का आपके पाठ्य पुस्तक में कुछ प्रश्नावली भी दिए गए हैं, जहां 2 चित्र दिए गए हैं और आपको बताना यह है कि कौन ज़्यादा जगह घेर रहा है। तो आपने स्पष्ट देखा कि जो बड़ी वस्तुएं हैं वो ज़्यादा जगह घेरती हैं और जो छोटी वस्तुएं हैं अपेक्षाकृत कम जगह घेरती है। साथ ही साथ हम लोगों ने ये जाना कि जगह घेरने का मतलब सिर्फ क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई से ही मतलब नहीं है, उसका ऊंचाई से भी मतलब है कि वो कितना ऊंचाई तक जगह घेर रहा है। आइए इसे हम थोड़े और अच्छे से समझते हैं, जगह घेरने का क्या अर्थ है। प्यारे बच्चों, कोई वस्तु कितना जगह घेरती है इसे और भी अच्छे से समझने के लिए हमने एक बर्तन में कुछ पानी लिया है। अब ये जितने जगह पर पानी है ये पानी द्वारा घेरा गया जगह है। यदि इसमें हम पानी की मात्रा बढ़ा दें तो उसका जगह भी बढ़ता जाएगा। अर्थात पानी के द्वारा जो घेरा गया जगह है ये इसके क्षेत्र पर तो निर्भर है ही, साथ ही साथ इसकी ऊंचाई पर भी निर्भर है। आप देख पा रहे हैं हमारे बर्तन में कुछ न कुछ यहाँ मार्किंग किया गया है। ये वस्तुतः इसके द्वारा धारण की गई जो क्षमता है, जिसे हम लोग आयतन कहते हैं, इसे दिखा रहा है, धारिता को दिखा रहा है। 200 के आसपास आप देख रहे हैं हमारे पानी का भी स्तर है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर कुछ और छोटी वस्तुओं को डालेंगे और देखेंगे कि ये जगह कितना घेरता है। यदि ये भी जगह घेरेगा तो पानी का स्तर हमारा क्या होगा, ऊपर उठना चाहिए। तो आइए हम एक छोटा सा प्रयोग करके देखते हैं। आप देखेंगे जल का स्तर जो अभी 200 के ठीक पास था, क्या अभी भी वो 200 के ही पास है। आप इस प्रकार से और भी डूबने वाली कुछ वस्तुएं आसपास से ले सकते हैं। कोई भी पत्थर का टुकड़ा विद्यालय के पास से लें और देखें क्या आपको जल के स्तर में कोई परिवर्तन दिखा। जो स्तर अभी 200 तक था वो 200 से अधिक हो गया है, बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया बच्चों? क्योंकि इसके अंदर हमने छोटे छोटे वस्तु डाले हैं और वो वस्तु भी अपने आप में जगह घेरता है। तो उसने जितना जगह घेरा उतना ही पानी का स्तर बढ़ गया। पानी का स्तर जितना बढ़ा उतना ही उस वस्तु द्वारा घेरा गया जगह है। और किसी वस्तु के द्वारा जो घेरा गया जगह होता है
उसे ही हम लोग आयतन कहते हैं। तो यदि कोई भी वस्तु हो, यदि उसका आयतन ज्ञात करना हो, आप इस प्रकार से भी काफ़ी आसानी से बिना मापे हुए कर सकते हैं। यदि कोई ऐसा बर्तन मिल जाए आपको जिस पर मार्किंग किया हुआ रहे, आप पानी के स्तर को भर लीजिए और जिस वस्तु का आयतन आपको मेजरमेंट करना है, ज्ञात करना है, उसे उस पानी में डुबा दीजिए। पूर्णतः डूब जाना चाहिए। जब पूर्णतः डूब जाएगा तो पानी का स्तर ठीक उतना ही ऊपर उठ जाएगा। अब दोनों के अंतर को पता करके हम पता कर सकते हैं कि डूबने वाली वस्तु ने कितना जगह घेरा, और जितना जगह घेरा उसे ही हम उस वस्तु का आयतन कहते हैं। आशा है बच्चों आपने ये जरूर समझा होगा कि आयतन का अर्थ वस्तु द्वारा घेरा गया जगह है, और घेरे गए जगह का अर्थ लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई से भी है। साथ ही साथ हमने जाना कि जो बड़ी वस्तुएं हैं वो अधिक जगह घेरती हैं। जैसे यदि हम फुटबॉल और क्रिकेट बॉल की बात करें, क्या आपने देखा है फुटबॉल की आकृति और क्रिकेट बॉल की आकृति? हम वजन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उसके द्वारा घेरे गए जगह की माप की, और ये जो घेरे गए जगह की माप है इसे ही आयतन कहा जाता है। तो आप जरा आपस में विमर्श करिए और ये पता कीजिए कि फुटबॉल और क्रिकेट बॉल में किसका आयतन ज़्यादा होता है। ठीक इसी प्रकार से क्रिकेट का बॉल और भी एकदम छोटा सा बॉल यदि कोई ले लें, उन दोनों में किसकी आयतन ज़्यादा होगी। आपके घर में 2 कार्टून यदि पड़ा हुआ है तो आप उसका अवलोकन करें और ये पता करने की प्रयास करें कि किसका आयतन ज़्यादा है और किसका कम है। आयतन कोई नया टर्म नहीं है, आयतन का बस इतना ही अर्थ है कि वस्तु कितना जगह घेर रही है, उसे ही आयतन कहेंगे। और आयतन के लिए मुख्य रूप से कौन कौन जिम्मेवार है? 3 विमाएँ, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। आइए अब हम कुछ और एक्टिविटी के द्वारा, कुछ और प्रयोग के द्वारा आयतन ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। प्यारे बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं वस्तु द्वारा घेरे गए जगह की माप की, और उस घेरने वाले या घेरे गए जगह की माप को क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। अंग्रेजी में उसके हम लोग वॉल्यूम शब्द का उपयोग करते हैं। कहीं कहीं धारिता भी कहा गया है, एक ही बात है, धारिता हो, आयतन हो, या अंग्रेजी में उसे हम लोग वॉल्यूम कहते हैं। आप इस प्रकार की आकृति तो पहचानते ही। ये देखिए जो आकृति हमने रखा है, प्यारे बच्चों, ये घन की आकृति है और ये एक घन इकाई इसे हम मानकर चलते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे घन हैं। यदि हम इस प्रकार से 2 घन एकत्र कर दिए, ये देखिए, तो इसके द्वारा जो घेरा गया क्षेत्र है, अभी जो एक घन के द्वारा था वो 1 घन था, और इसके द्वारा घेरा गया क्षेत्र देखिए बढ़ गया, 2 घन हो गया। इसी प्रकार यदि बढ़ाते जाएं तो घेरा गया जो क्षेत्र है इसका माप बढ़ता जाएगा। अब 3 घन हो गया, इसी प्रकार और बढ़ा दें तो 4 हो गया बच्चों। अब यदि हम इसी का और भी इसी प्रकार और एक लाइन लगा दें, ये देखिए 5, 6, 7, 8। अब ये सब मिलके एक जो थोड़ा सा बड़ा आकृति बना दिया, इसके द्वारा घेरा गया जगह कितना हो गया? यदि आप काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। आप चाहें तो इसमें एक और लाइन लगा सकते हैं, और इस प्रकार से पुनः से हमने 4 घन लगा दिए हैं। अब देखिए हमारी जो आकृति बनी, इसमें घनों की संख्या कितनी हो गई? एक पंक्ति में 4 है, दूसरे में भी 4 है और तीसरे में भी 4 है। आप चाहें तो इसे गिन सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, या क्या कर सकते हैं? 4 को 3 से गुना कर सकते हैं। अर्थात कुल घेरा गया क्षेत्र जो है, इसमें कितने घन लगे हैं क्षेत्र घेरने में? 4/3 का 12 घन लगा है।
तो यही इसका आयतन हो गया। कितना? 12 घन इकाई। यदि इसके क्षेत्र को आप इसी प्रकार और बढ़ाते जाएंगे, तब आप इसके द्वारा घेरे गए जो क्षेत्र जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे इसका आयतन भी बढ़ता जाएगा। आप चाहें तो इसे थोड़ा, आइए इसमें हम 2-2 और लगा देते हैं। आइए, इस प्रकार का आप अपने घर पर भी एक्टिविटी विद्यालय में कर सकते हैं। एक समान माप की घनाकार की बहुत सारी वस्तुएं लें और उससे विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाएं। ये हमने एक आकृति बनाया और हम कह रहे हैं कि इसका आयतन क्या होगा। तो हमारे आयतन कहने का क्या अर्थ है बच्चों? आयतन शब्द कहने का अर्थ है कि आकृति द्वारा घेरा गया क्षेत्र। अब कितना क्षेत्र घेरा गया है और घेरने में कितने घन लगे हैं, उसी के हिसाब से तो हम बता पाएंगे कि कितना क्षेत्र घेरा गया है। तो क्षेत्र घेरने में हमारे घन लगे हैं 1, 2, 3। आप चाहें तो गिन सकते हैं, या 3 एक में है और ऐसा 1, 2, 3, 4, 5 और 6 है। 6 को आप 3 से गुना कर सकते हैं, हो जाएगा 6 गुना 3 बराबर 18 घन इकाई। ये जो आकृति अभी बनी है, इसका आयतन हम लोगों ने आसानी से ज्ञात कर लिया। आप देखें, इसमें अभी एक परत लगा हुआ है। आप चाहें तो इस पर और भी ऐसे ऐसे कई परत लगा सकते हैं। अब परत लगाने से क्या होगा, जो जरा देखिए हम नीचे की आकृति को एकदम सेम रखते हैं, इतना ही बड़ा, और जिसमें अभी हमारे घन कितने लगे हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 6 गुना 3 बराबर 18 घन। बिना कोई छेड़छाड़ किए हुए ठीक ऐसा ही एक परत हम और बनाते हैं। आइए हम मिलकर बनाते हैं एक परत और। दूसरा परत हम लोग लगा रहे हैं बच्चों। चलिए, एक परत लग गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, उसी घन पर एक और परत लगा रहे हैं। घर का एक और फ्लोर तैयार कर रहे हैं हम लोग। बहुत मज़ेदार है। आप इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की आकृतियों का निर्माण भी कर सकते हैं और उसके द्वारा घेरे गए जितने भी क्षेत्र हैं उसकी माप भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, क्या आप देख पा रहे हैं स्पष्ट रूप से? अब हमने 2 परत का एक आकृति तैयार किया है। अब इस आकृति के द्वारा घेरे गए क्षेत्र के मामले में, घेरे गए क्षेत्र के माप के बारे में आपका क्या अवलोकन है, क्या कहना है, जरा समझिए। यदि आपसे पूछा जाए कि इस आकृति का आयतन क्या है, या इसे ही दूसरे शब्दों में ऐसे कहा जाए कि इस आकृति के द्वारा घेरे गए क्षेत्र का या घेरे गए जगह का माप क्या है, मेजरमेंट क्या है, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? आपने अभी अभी देखा था कि इसके एक तरफ 1, 2, 3 है घन और एक तरफ 1, 2, 3, 4, 5 और 6 है। तो 6 और गुणा 3 बराबर हो गया हमारा 18। तो 18 तो हो गए एक परत में, और ऐसे ऐसी परत कितनी लगी हैं, एक और लगी हैं। तो आप चाहें तो इसे फिर से गिन सकते हैं, या सीधे सीधे 18 और 18 जोड़ सकते हैं, या 18 को 2 से गुणा कर सकते हैं, और आप पाएंगे इसमें उपयोग किए जाने वाले कुल घनों की संख्या है 36। तो ये जो 36 घन इकाई है, यही इस आकृति का आयतन है। आप चाहें तो इस पर और भी इसी प्रकार परत बढ़ा सकते हैं, और जब परत बढ़ाएंगे तो क्या होगा, घनों की संख्या बढ़ती जाएगी और इस प्रकार से उसका आयतन भी बढ़ता जाएगा। और हर बार जितना परत हम लोग लगाएंगे उतना से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे। अर्थात किसी के द्वारा जो घेरा गया जगह है उसके मेजरमेंट के लिए लंबाई और चौड़ाई तो जिम्मेवार है ही, साथ ही साथ उस पर जितना परत लग रहा है, और परत ये कहाँ लग रहा है, ऊंचाई में, ऊंचाई भी जिम्मेवार है। तो साधारण घन आकार की आकृतियाँ या घनाभाकार की आकृतियों का आयतन ज्ञात करने के लिए
हम लोग लंबाई को चौड़ाई से गुना करते हैं, साथ ही साथ ऊंचाई से भी गुना करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि घनाभ का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, या ऐसे भी अब आपको याद हो गया है कि किसी का भी यदि हमें आयतन ज्ञात करना, आयतन का क्या मतलब है? धारिता। क्या अर्थ है इसका? उसके द्वारा घेरे गए जगह का माप। और वो ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? आपने देखा घनों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? लंबाई जितनी है चौड़ाई जितनी है उसमें उसकी ऊंचाई से गुणा कर देते हैं। या आप घनों को गिन भी सकते हैं, और गिनने का सबसे आसान तरीका क्या है बच्चों? गुणा कर देना। तो गुणा करके आप आसानी से आयतन प्राप्त कर सकते हैं। आयतन जब आप प्राप्त करेंगे तो जितना आयतन आएगा उसके मात्रक के रूप में हम लोग घन सेंटीमीटर लिखते हैं, या यदि मीटर में ले रहे हैं तो घन मीटर लिखेंगे। अर्थात हम ऐसा कर सकते हैं कि घन इकाई लिखते हैं। आपने देखा पूर्व कक्षा में भी हमने जाना है कि यदि सीधे लंबाई मापनी है तो मीटर में, सेंटीमीटर में या किसी भी इकाई में आप माप रहे हैं तो इकाई में लेते हैं। या इसका परिमाप मापना है तो परिमाप की इकाई और लंबाई की इकाई दोनों एक समान ही होता है। क्यों? क्योंकि परिमाप भी वस्तुतः लंबाई ही तो है। लेकिन जब हम बात करते थे क्षेत्र की तो उसमें हमारा मात्रक क्या होता था बच्चों? वर्ग इकाई, या सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर। ठीक इसी प्रकार से यदि हम आयतन के मात्रक की बात करेंगे कि आयतन ज्ञात करने के बाद उसके अंत में मात्रक के जगह पर क्या लगाएं, तो आपने देखा कि अब ये वर्ग नहीं, इसमें ऊंचाई भी आ गया, अर्थात घन का रूप ले लिया। तो हम लोग इसे कहते हैं घन इकाई। यदि भुजा को सेंटीमीटर में लिए हैं तो घन सेंटीमीटर, मीटर में लेंगे तो घन मीटर। जिस भी इकाई में लेंगे हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि घन इकाई होता है। आइए थोड़े और आकृतियों का आयतन हम लोग साथ में मिलकर करते हैं। प्यारे बच्चों, आइए हमने पुनः से एक आकृति का निर्माण किया है और हम बात करेंगे इस आकृति द्वारा जो घेरा गया जगह है उसके मेजरमेंट की, और घेरे गए जगह के माप को, मेजरमेंट को ही हम लोग क्या कहते हैं? आयतन। तो आइए हम लोग मिलकर ज्ञात करते हैं इसका आयतन। अब ये जो आकृति है आपके सामने, इसका आयतन ज्ञात करने के लिए हमें ज्ञात करना होगा कि इसमें कितने घन लगे हुए हैं, इस जगह को घेरने में कितने घनों का इस्तेमाल हुआ है, और ऐसे ऐसे कितने परत बनाए गए हैं। जरा ध्यान दीजिए, इसमें लगे हुए घनों की संख्या ज्ञात करने का क्या तरीका हो सकता है? एक तरीका तो ये है कि इसे हम लोग गिन लें। कैसे गिनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आप आसानी से देखते हैं, गिन पा रहे हैं कि एक में घनों की संख्या कितनी है। ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और ऐसे ऐसे 2 लाइन हैं बने हुए, अर्थात 10 इसमें भी और 10 इसमें भी। इन दोनों लाइनों में 10 इस लाइन में और 10 इस लाइन में। तो पूरी एक क्षेत्र में 20 घन लगे हुए हैं, अर्थात इस एक परत में 20 घन हैं, और ऐसे ऐसे परत हैं 1 2 3 और 4। तो 20 + 20 + 20 + 20, या उसका आसान तरीका क्या है? 20 × 4। अर्थात ये जो आकृति है इसमें उपयोग किए गए घनों की कुल संख्या कितनी है बच्चों? 80। तो हम कहेंगे कि इस आकृति का आयतन 80 घन इकाई है। इसके लिए हमने कैसे ज्ञात किया? इसकी लंबाई में जितने घन लगे हुए थे उसकी संख्या को देखा, चौड़ाई में जितने घन थे उसकी संख्या को देखा, साथ ही साथ इसकी ऊंचाई में देखिए 1 2 3 और 4 परत, 4 से भी गुना किया। ये अर्थात हमने गुना किया 10 × 2
और गुना 4। इसे हम दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो घनाभ के आकार की यदि कोई वस्तु हो या घन के आकार की कोई वस्तु हो तो उसका आयतन ज्ञात करने के लिए हम लोग तीनों बीमा का ध्यान रखते हैं और सिंपल तीनों का गुणा कर लेते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। आप इस प्रकार की कई प्रकार की आकृतियां जो आपके आसपास में हों, माचिस की डिबिया आपके पास है उसको लीजिए, आपके पास स्केल है इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में, खुद से मापिए उसकी लंबाई को, चौड़ाई को और ऊंचाई को और माप करके उसका आयतन ज्ञात करें। जो आपके पाठ्य पुस्तक में प्रश्न दिए हैं उसे तो आप हल करें, काफ़ी आसान है, आसानी से हल हो जाएगा। साथ ही साथ आप अपने आसपास की जो वस्तुएं हैं बिखरी पड़ी, उसे ले लीजिए किसी भी वस्तु को और उसका आयतन ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। आपके यहाँ बॉक्स पड़ा हुआ है, सिलाई का बॉक्स है, कुछ भी है, कोई भी कार्टून है, कोई भी डब्बा है, इसका आयतन ज्ञात करना है। इसके लिए कोई गणित की आवश्यकता नहीं है, आप खुद का स्केल लाइए जो आपके पास मापने के लिए है, और अगर वो नहीं है तो आप किसी भी इकाई में निकाल लीजिए। अंगुल तो है, चलिए अंगुल से ही हम लोग निकालेंगे। 3, 3 6, 3 9 और 2 11, सॉरी 1 10। तो ये 10 इसकी लंबाई हो गई, 10 अंगुल। अर्थात ये अंगुल जो है आपका, ये सब जगह सबकी उंगलियां क्या बराबर माप की हैं, अलग अलग हैं, लेकिन आप अपने के लिए ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा ये होगा कि आप स्केल का उपयोग करें। तो ये लंबाई हमने ज्ञात कर लिया, इसकी चौड़ाई ज्ञात कर लीजिए इसी प्रकार मेजरमेंट करके, और इसकी मोटाई अर्थात ऊंचाई ज्ञात कर लें। और ज्ञात करने के बाद आप आसानी से इसका आयतन ज्ञात कर पाएंगे। तो बच्चों, पूर्ण विश्वास है कि आप अपने पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों के साथ साथ अपने आसपास की जो वस्तुएं हैं उसका भी आयतन ज्ञात करेंगे। 2 मित्र मिलकर करें और मजा आएगा। समूह के रूप में कार्य करें, कुछ उसको टास्क दीजिए, कुछ खुद से लीजिए और देखिए कि क्या दोनों का उत्तर मिल रहा है, और यदि नहीं मिल रहा है तो कहाँ डिफरेंसेज हो रही हैं। आशा है आप सभी प्रश्नों को बना जाएंगे और आसपास की वस्तुओं का भी आयतन ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, हमने आज सीखा आयतन क्या है, कैसे ज्ञात किया जाता है, बड़ी वस्तुओं का आयतन छोटी वस्तुओं की तुलना में अधिक या कम होता है। साथ ही साथ हमने जाना उसके मात्रक के बारे में भी। तो आप इन बातों को दोहराते रहें, खूब अभ्यास करते रहें। हम लोग नई कक्षा में और भी नई जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।